दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षरंजन। आज बात करेंगे जीडीपी की, किसी भी देश की। दरअसल भारत की जीडीपी इस समय 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है, जो एक बहुत अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर। लेकिन दरअसल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कई आंकड़ों की ज़रूरत होती है और उनके अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन यह है कि भारत का नेशनल डेट, जो सरकार का कर्ज है, वो भी बढ़कर 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। यानी जीडीपी 3.4 ट्रिलियन और जो कर्ज है भारत पर वो है 3.3 ट्रिलियन। अब ये देखा जाए कि 3.4 का 3.3 कितना प्रतिशत होता है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन से 97% के आसपास आता है। यानी जो जीडीपी है उस जीडीपी का 97% भारत पर कर्ज है। अब ये कर्ज कितना खतरनाक है या सामान्य है, इसकी विवेचना तो अर्थशास्त्री करेंगे, लेकिन हम तो केवल यहां पर आपके समक्ष आंकड़े दे रहे हैं। दरअसल साल 2023 में देश की जीडीपी का जो कर्ज था वो 81.59% कर्ज था। मतलब 23 में जीडीपी जितनी थी उसका 81.59% कर्ज था। भारत में एक आंकड़े के अनुसार 1980 से लेकर 1923 तक, यानी लगभग 43 सालों में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मुकाबले सरकारी ऋण का जो औसत रहा है वो 70% के आसपास रहा है। टू बी प्रिसाइज इट वाज 69.87%। तो हम मान सकते हैं कि 80 से लेकर 2023 तक 70% के आसपास जीडीपी बनाम कर्ज जो था वो था। कोरोना काल में साल 2020 में सकल घरेलू उत्पाद बनाम लोन सबसे ज्यादा बढ़ा था, 89% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, क्योंकि उस समय हम सबने देखा लॉकडाउन था, प्रोडक्शन बंद था, काम नहीं हो रहे थे, तो कर्ज ज्यादा लेना पड़ा था। जीडीपी कम हुई थी तो जीडीपी का 89% कर्ज पहुंच गया था। और सबसे कम जो रहा है वो साल 1980 में रहा है। 1980 में जीडीपी का मात्र 47.94% यानी 48% के आसपास ही भारत पर कर्ज था। आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ ने पिछले साल चेतावनी दी थी भारत को। एक आईएमएफ ने क्या कहा था? आईएमएफ ने कहा था कि अगर भारत इसी तरीके से कर्ज लेता रहा, बेशक जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी वर्सेस कर्ज का जो अनुपात है वो अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो साल 2028 तक जीडीपी के बराबर कर्ज पहुंच जाएगा। यानी जितनी जीडीपी होगी उतना ही आपका कर्ज भी हो जाएगा और वो स्थिति बहुत चिंतनीय स्थिति होगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस समय कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और भारत सक्षम है अपना कर्ज चुकाने में। उन्होंने आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस टिप्पणी को दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब लगता है जो अभी आंकड़े आए हैं, और वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स एक संस्था है और ये संस्था ने जो आंकड़े जारी किए हैं, 3.4 ट्रिलियन की जीडीपी और 3.3 ट्रिलियन का कर्ज, तो इससे तो लगता है कि 2025 में ही भारत अपने जो जीडीपी है उसका 100% कर्ज के तौर पर भी ले चुका होगा, क्योंकि ये आंकड़ा अभी जो है वो 97% के आसपास पहुंच चुका है। अब भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है। यहां पर जो इंटरप्रिटेशन है, जिसे अर्थशास्त्री बेहतर तरीके से करेंगे और अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग तरीके से करते हैं। जर्मनी हमसे आगे है, जापान हमसे आगे है, और हम अभी जीडीपी की तर्ज पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिसकी जीडीपी जितनी बड़ी होती है वो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर चीन है, जर्मनी है, जापान है,
और फिर 5वें नंबर पर भारत है, यानी हमें जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ना है। तो हम अगर जर्मनी को उदाहरण के तौर पर देखें तो जर्मनी में जीडीपी बनाम कर्ज का जो औसत रहा है वो हमेशा पिछले कई दशकों में, 4-5 दशकों में हमेशा 65% के नीचे रहा है। यानी जर्मनी की जीडीपी जितनी है और उसका जो कर्ज है, इन दोनों का रेशियो 65% के नीचे रहा है। यानी अगर जीडीपी 100 है तो कर्ज आप मान लीजिए कि 65 या 65 से नीचे है। लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं कि बाकी जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनका क्या जीडीपी वर्सेस कर्ज है। अब जापान का उदाहरण लेते हैं। जापान में आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जो जीडीपी है और जो कर्ज है जापान सरकार पर, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो 100% से कहीं ज़्यादा है, 150% भी नहीं है, 200% भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, जापान में जीडीपी का 251% यानी 250% कर्ज है। अब ये स्थिति कैसी है? जापान तो इसे मैनेज कर रहा है। इटली की बात करें, दूसरे नंबर पर इटली है। इटली में 145% कर्ज है उसकी जीडीपी का। इटली की जीडीपी जितनी है उसका 145% कर्ज है। यह आंकड़ा अमेरिका के लिए 134% के आसपास है। अमेरिका की जीडीपी का 134% उस पर कर्ज है और इसको लेकर वहां की संसद पिछले साल बहुत चिंतित थी और एक अलग तरीके का कानून भी पास किया गया था जो हम सबने देखा था। फ्रांस की बात करेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी है फ्रांस भी, लेकिन जो जीडीपी है उस जीडीपी का 115% फ्रांस पर कर्ज है। कनाडा में ये कर्ज 95% है, यानी कि कनाडा और भारत लगभग प्रतिशत के पैमाने पर आसपास हैं, अपनी जीडीपी का जितना कर्ज ले रखा है। यूके भी बहुत ज़्यादा है। यूके में 110% कर्ज है उसकी जीडीपी का। और जर्मनी की बात मैं कर चुका हूँ, जर्मनी हमेशा 65% से नीचे का औसत रखा है जर्मनी ने, अभी ये 57% के आसपास है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि किस देश पर कितना कर्ज है और वो कर्ज उसकी जीडीपी का औसत कितना प्रतिशत है। अब ये बात जो अर्थशास्त्री हैं वो लगातार ये करते रहते हैं कि कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा होने से देश के लिए परेशानी होती है। और ये बात सही भी है। हमारे देश में भी देखें तो जो बजट होता है या जो सरकार की आमदनी होती है, और आमदनी होने के बस मुख्य रूप से एक ही पैमाना है, जो टैक्स हम और आप देते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं यानी जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सरकार के मेजर जो प्रमुख आमदनी के स्रोत है उनका यही दो जरिया होता है। अब इससे जो भी धन सरकार को मिलता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज की अदायगी में चला जाता है, और उससे कर्ज की जो अदायगी होती है वो प्रिंसिपल नहीं हो पाती है, केवल सूद के पैसे देने पड़ते हैं, और यही वजह है कि कर्ज बढ़ता जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम जापान को देखते हैं जहां जीडीपी का 250% से ज़्यादा कर्ज है, वो देश भारत से अच्छी इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा, सिर्फ आंकड़ों पर हम नहीं जा सकते और दूसरे देशों से हम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंजम्पशन हर देश का अलग अलग है, उत्पादन अलग अलग है, पर कैपिटा इनकम अलग अलग है इसी वजह से। लेकिन बात तो दोस्तों इतनी सही है, ज़रूर ये माननी पड़ेगी कि अगर कर्ज का बोझ भारत पर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या अभी आप देख रहे हैं वो हो गई है बेरोजगारी की। और मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट आज नहीं कर रहा हूँ। बेरोजगारी की समस्या देखनी हो या आय जो है लोगों की कम हुई है, ये भी एक बड़ी समस्या है। आप खुद को देखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने लोग ये वीडियो हमारा देख रहे होंगे उसमें से 100 में से 80 लोगों की आमदनी जो है
पिछले 10 वर्षों में जरूर कम हुई होगी। हाँ, 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी बढ़ी होगी, लेकिन 80-90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आमदनी कम हुई होगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमें बस इतनी मोहब्बत दें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।